नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश का सरकार ने रखा लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे और निवेश पर केंद्रित पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को राष्ट्रपति ने दिया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कैच द रेन मिशन की भी हुई शुरुआत। भारत ने कोविड महामारी का डटकर किया मुकाबला। रायसीना डायलॉग में बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। आज वैश्विक शांति, ऋण संकट, प्रौद्योगिकी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत अहम मसलों पर भी होगी परिचर्चा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत कई अन्य मंत्री शामिल। तमिलनाडु में बिहार के कामगारों से कथित मारपीट का मामला गरमाया। बिहार के आईएएस अधिकारियों की टीम आज करेगी दौरा तमिलनाडु का। बिहार के कामगारों से करेगी मुलाकात। और महिला क्रिकेट में आज से नए युग की शुरुआत। रंगारंग कार्यक्रम के साथ मुंबई में शुरू होगा वुमेन प्रीमियर लीग। गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला लीग मैच। 26 मार्च तक 5 टीमों के बीच होंगे 22 मुकाबले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। केंद्रीय बजट में इस बार की गई घोषणाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज एक खास विषय पर हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में आज का विषय था बुनियादी ढांचा और निवेश, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ रसद दक्षता में सुधार। प्रधानमंत्री ने आज के वेबिनार में कहा कि इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई ऊर्जा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले समय में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए उसके तहत 110 लाख करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय स्टेक होल्डर के लिए नई संभावनाओं और साहसपूर्ण निर्णय लेने का है। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत सरकार आने वाले समय में 110 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेशनल हाईवे के निर्माण, रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन और एयरपोर्ट की संख्या में जबरदस्त तरक्की हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट की संख्या 2014 की तुलना में 74 से बढ़कर 150 के आसपास पहुंच चुकी है। आज नेशनल हाईवे का एवरेज एनुअल कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले की तुलना में लगभग 2 गुना हो चुका है। उसी प्रकार से 2014 से पहले हर साल 600 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज ये लगभग 4000 रूट किलोमीटर तक पहुंच रहा है। अगर हम एयरपोर्ट की तरफ देखें तो एयरपोर्ट की संख्या भी 2014 की तुलना में
74 से बढ़कर के 150 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी डबल हो चुकी है। और पीएम ने कहा कि उनकी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रही है। पीएम ने कहा कि इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष के बजट में 100 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है और उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्वालिटी और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट आने वाले दिनों में और कम होने वाली है। इसका भारत में बने सामान पर, हमारे प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटेंसी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ना ही पड़ना है। लॉजिस्टिक सेक्टर के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सुधार आएगा। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए भी संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। मैं प्राइवेट सेक्टर को इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और वहीं पीएम ने कहा कि गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। यह अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को और विकास को एकीकृत करने का बहुत बड़ा माध्यम है। गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। पीएम ने कहा कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, उतने ही प्रतिभाशाली और कुशल युवा काम करने के लिए आगे आ पाएंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, उतने ही टैलेंटेड युवा, स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आ जा पाएंगे। इसलिए ही स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक विषयों पर भी प्राथमिकता देना, जोर देना उतना ही आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया। ये सम्मान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल अभियान की श्रेणी में दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति पुस्तिका का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जल जीवन मिशन की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को जल जीवन मिशन से काफी सुविधा मिली है। जल और स्वच्छता दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। लेकिन ये मुद्दे सबसे ज़्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। हमारी बेटियां और बहनों को अक्सर पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।
और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुजरात ने सुजलाम सुफलाम योजना से गंदे पानी की समस्या को समाप्त कर दिया है। 2 लाख गांव ODF प्लस घोषित हो गए हैं। कुछ वर्ष पहले तो गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी जल की कमी होना आम बात थी, लेकिन गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना ने जल प्रबंधन का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन ने सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की कमी का लगभग समाप्त कर दिया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एकजुट होकर कार्य करें। हमें ये प्रयास न सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए करना जरूरी है। और नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच G20 से जुड़े एजेंडे और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा लाने के इरादे से व्यापार, कनेक्टिविटी और दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत हुई। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज रायसीना डायलॉग के लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट सत्र को संबोधित किया और आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बेजुबानों की आवाज बना हुआ है और यूक्रेन संघर्ष और महामारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज सच्चा बहुपक्षवाद गायब हो गया है। What we see around is basically the conflict, and we also see post-pandemic recovery. Now, the two situations have actually brought focus to our long existing systems. The long existing systems, were they able to handle the difficult part for which they were created? And what I find missing today, in true sense, is true multilateralism. तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर सियासी हंगामा होने लगा है। एक तरफ जहां तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री CV गणेशन ने इस तरह की घटनाओं को झूठा बताया है, वहीं बिहार सरकार ने सच और झूठ की पड़ताल के लिए 4 सदस्यों की वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तमिलनाडु भेज दी है। टीम का नेतृत्व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन कर रहे हैं। ये टीम अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देगी। इन सबके बीच विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। उन्हें तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई, हत्या और उन पर हो रहे अत्याचार को बंद करने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों पर हो रहे हमले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा है कि बिहार का जो भी हमारे बच्चे हैं वो अपने को भयभीत महसूस कर रहे हैं, उसको स्वसम्मान रहने का और सुरक्षित आने की इच्छा है, तो आने की व्यवस्था में आपके पदाधिकारी वहाँ के पदाधिकारी के साथ बैठकर इसको संज्ञान में लेकर बातचीत करें, उन्होंने आश्वासन दिया है। और मथुरा में 5 दिन तक चलने वाली होली की शुरुआत हो गई है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली का खुमार सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों से खूब जमकर होली खेली गई। बांके बिहारी की फूलों वाली होली का काफी महत्व है। जिस दिन फूलों वाली होली खेली जाती है उस दिन ठाकुर जी को सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उनका विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। इस दौरान भक्तों का जमावड़ा देखने लायक होता है। मंदिर में ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ फूलों की पंखुड़ियाँ ना दिखाई दे। यहाँ फूलों से होली खेलने के बाद अबीर और गुलाल की भी बारी आती है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में शुक्रवार को रंग भरी एकादशी की धूम रही। काशी की सड़कों गलियों में अबीर गुलाल का रंग उड़ाया गया। काशी में रंगों का उत्सव मनाया गया। मान्यता है कि इसी दिन महादेव मां पार्वती का गौना कराकर काशी लाए थे। महादेव ने इस अवसर पर राजशाही पगड़ी धारण की थी।
और मार्च का महीना आने के साथ ही हर तरफ होली के त्योहार की ही चर्चा होने लगती है। ये रंगों और खुशियों का त्योहार है। होली को बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लोग अपने घरों में इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। होली में रंगों का विशेष महत्व होता है। महाराष्ट्र के ठाणे में फूलों और फलों से रंग बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। नशा तस्कर रफी धाना उर्फ रफी लाला के घर से 7 किलो हीरोइन, करीब 2 करोड़ रुपए नगद, एक पिस्टल के साथ मैगजीन और 10 कारतूस बरामद किए गए। जम्मू की पुलिस के मुताबिक कुख्यात तस्कर के घर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकदी और गोला बारूद के साथ की खेप बरामद की गई है। रफी धाना पिछले 6 माह से जेल में बंद है। इसी 24 फरवरी को पुलिस ने उस पर PSA की कार्रवाई की थी। उधर लुधियाना में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक नशे तस्कर को गिरफ्तार किया है। STF की टीम ने आरोपी से 1 किलो 900 ग्राम हीरोइन बरामद की है। आरोपी ट्रांसपोर्ट नगर में टैक्सी चलाने का काम करता है। टैक्सी चलाने की आड़ में ही लोगों को हीरोइन सप्लाई करता था। सोने के आभूषण खरीदने बेचने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने कहा है कि इस महीने की 31 तारीख के बाद कहीं भी 4 अंकों वाली हॉलमार्किंग की गोल्ड ज्वेलरी नहीं बिक सकेगी। उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट की हॉलमार्किंग पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। 31 मार्च 2023 के बाद जो 4 डिजिट का HUID हॉलमार्क के रूप में यूज़ हो रहा था ज्वेलरी में, अब उसको बिक्री नहीं किया जा सकेगा और जो 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है उसके साथ हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा सकेगी। और WHO अभी कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच और पहचान करने के लिए काम कर रहा है। संगठन की ओर से ये बयान संयुक्त राज्य अमेरिका की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन की प्रयोगशाला में रिसाव के कारण हुई थी, जिसकी सबसे अधिक संभावना है। WHO प्रमुख ने चीन से डेटा साझा करने में पारदर्शी होने और आवश्यक जाँच करने का भी आह्वान किया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के एक नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस सैन्य सहायता पैकेज में हिमार्स और होवित्जर तोपों के लिए अधिक गोला बारूद शामिल है। अमेरिका यूक्रेन को ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्म्ड व्हीकल लॉन्च्ड ब्रिज के लिए गोला बारूद, युद्ध के सामान, उपकरण और अन्य रखरखाव, प्रशिक्षण और मदद भेजेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के बीच शुक्रवार को एक वार्ता हुई। ये वार्ता मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध, चीन और अन्य मामलों पर केंद्रित रही। जो बाइडेन ने यूक्रेन के समर्थन के लिए जर्मनी का धन्यवाद दिया। बाइडेन ने सैन्य खर्च बढ़ाने के स्कोल्स के फैसले की सराहना भी की। वहीं ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि जब तक आवश्यक होगा यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। और ग्रीस में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत हो गई है। ट्रेन हादसे को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण ये ट्रेन हादसा हुआ। ग्रीस की रेलवे यूनियन ने कहा कि 1 साल पहले ही सिग्नल सिस्टम में खराबी की शिकायत की जा रही थी, लेकिन सरकार ने शिकायतों की लगातार अनदेखी की, जिसकी वजह से सबसे भीषण रेल हादसा हुआ। इन आरोपों के बीच ग्रीस के परिवहन मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और नाइजीरिया में एक अवैध तेल रिफाइनरी में धमाका और आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और अधिक है। शेल पेट्रोलियम डेवलपमेंट कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि रिवर स्टेट में रुमो एकपे एनकेपुकू ट्रंक लाइन में आग लगी है और इसे बुझाने के लिए अधिकारियों के साथ काम किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम द्वारा जांच शुरू की जाएगी।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ उन्होंने किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि अमृत काल से स्वर्णिम काल में ले जाने के लिए युवा शक्ति का महत्व काफी बढ़ जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ, एक संकल्प लेने का समय आया है कि इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अगर सबसे बड़ा योगदान देश में किसी का हो सकता है तो भारत के युवाओं का हो सकता है। इसलिए युवा उत्सव की शुरुआत की गई। और जब मैं भारत के युवाओं की बात करता हूं तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। आज 140 करोड़ भारतीयों में 100 करोड़ 35 वर्ष की आयु से कम है। जो दुनिया भर में सबसे बड़ी युवा आबादी कहीं पर है तो हमारे भारत के अंदर। महिला क्रिकेट में आज एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मुंबई में आज से महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें लगी हुई हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम में गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज पहला मुकाबला खेला जाएगा। महिला क्रिकेट के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। पुरुष क्रिकेटरों के लिए आयोजित होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग की तरह ही महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। इस लीग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लीग का पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की कमान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेथ मुनी के हाथ में है, जबकि मुंबई की कप्तानी हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। हाल ही में हुई खिलाड़ियों की नीलामी में 87 महिला क्रिकेटर्स पर फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई थी। लीग के मुकाबले मुंबई के डीवाई पाटिल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहली बार आयोजित हो रहे इस लीग में 22 मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल 26 मार्च को ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो हर टीम 8-8 लीग मैच खेलेगी, यानी हर टीम से हर टीम को खेलना है और प्रत्येक टीम को हर टीम से 2-2 मुकाबले खेलने होंगे। अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधा फाइनल में जगह बनाएगी। वहीं नंबर 2 और नंबर 3 की टीम के बीच 24 मार्च को एलिमिनेटर मुकाबला होगा। एलिमिनेटर की विजेता टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम के साथ फाइनल में भिड़ेगी। प्रीमियर लीग की 5 टीमों में 3 टीम की कमान विदेशी खिलाड़ियों के हाथों में दी गई है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले मैग लेनिंग को दिल्ली का कप्तान बनाया गया है। वहीं विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया की विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को यूपी वॉरियर्स की कप्तानी सौंपी गई है। गुजरात जायंट्स ने एक और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेथ मुनी को कप्तान बनाया है। वहीं बैंगलोर और मुंबई ने भारतीय खिलाड़ियों को कमान सौंपी है। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को जहां मुंबई इंडियंस ने कप्तान बनाया है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने स्मृति मंधाना को कप्तानी की बागडोर दी है। महिला आईपीएल की नीलामी में स्मृति मंधाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 3.40 करोड़ में खरीदा था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट के बाद होलकर स्टेडियम की पिच विवादों में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने इंदौर के होलकर स्टेडियम को खराब पिच की श्रेणी में डाल दिया है। इस स्टेडियम पर अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से निलंबित होने का खतरा भी मंडराने लगा है। आईसीसी ने होलकर स्टेडियम को 3 डिमेरिट पॉइंट्स दिए हैं। काउंसिल ने ये फैसला मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के पिच को लेकर रिपोर्ट जमा करने और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ से बात करने के बाद लिया है। इसके खिलाफ अपील करने के लिए बीसीसीआई को 14 दिनों का समय मिला है। दुबई ओपन में आज पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव का सामना रूस के ही आंद्रे रूबलेव के साथ होगा। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में मेदवेदेव सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जोकोविच को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं रूबलेव ने सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। रूस यूक्रेन संघर्ष के विरोध में करीब 1 वर्ष पहले रूस के टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव ने एक टीवी कैमरे के लेंस पर नो वॉर प्लीज लिखकर शांति का संदेश दिया था। अब उन्होंने दुबई ओपन के खिताबी मुकाबले से पहले रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर कहा है कि नागरिकों को पीड़ित और मरते देखना पागलपन है।
but still it's affecting a lot. लेकिन फिर भी ये बहुत प्रभावित कर रहा है। आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये भयानक है। जैसा कि मैं हर समय कहता आ रहा हूँ कि ये पागलपन है। इतने सारे सामान्य नागरिक पीड़ित हैं और मर रहे हैं। ये आसान नहीं है। ये हमारे समय में हो रहा है जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया है और बच्चे हैं। उनके सामने जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें समझाना मुश्किल है और निश्चित रूप से ये प्रभावित कर रहा है। मैं केवल ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हर देश में शांति होगी। मुझे आशा है कि हमारे देशों में शांति होगी। मुझे उम्मीद है कि अन्य देशों में भी शांति होगी जहाँ ये सब हो रहा है। In every country, it doesn't matter. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि आज सवाल है।